अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में भी एक सफ़र से मुताल्लिक़ बात है। ये सफ़र होगा एक ही छत के नीचे। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फितरी तौर पे एक सैलानी मिजाज है, एक ट्रैवलर, एक बैकपैकर, एक काउच सर्फर, खुर्रम मलिक। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम, आपसे मुझे ये पूछना है कि सफ़र, इसका शौक़ आपको कैसे हुआ और कब से हुआ? सफदर भाई, शौक़ तो बचपन से था, मगर ये कि हालात ऐसे थे कि मौका नहीं मिला। तो दोस्तों में जो करीबी दोस्त थे वो सब साहिब हैसियत थे और उनके पास मौक़े थे, उनको देखते थे। कुछ ख़ानदान में लोग थे, वो साहिब हैसियत थे, मौक़े थे, उनको देखते थे। तो बस उनसे शुरू हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि हमें भी मौका दें। तो अराउंड कोई मेरी एज थी उस वक्त, कोई लगभग 40 के करीब। तो उसके बाद जो है वो मौका मिला और फिर अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। खुर्रम, आपने पहला सफ़र कौन सा किया और उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा? पहला सफ़र तो मैंने किया था कोई लगभग 95 में। मैं सिंगापुर गया था। तो उस ज़माने में उम्र भी कम थी और टिकट के पैसे भी नहीं होते थे, मगर शौक़ था। तो आपको पता है हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जो सामान बाहर लेके जाते हैं, जिनको यहाँ की स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाता है खेपिए। तो वो कुछ जान पहचान के लोग थे, तो उनसे दरख्वास्त की कि भाई मैं आपका अगर सामान उठा लूँ तो आप मेरा टिकट दे दें। तो इस तरह पहला सफ़र शुरू किया। सिंगापुर का मेरा पहला सफ़र था। उस वक्त मेरी उम्र भी कम थी, लगभग मेरी उम्र थी 20-22 साल। मगर जो मैंने प्रॉपर ट्रैवलिंग स्टार्ट की है वो मैंने स्टार्ट की 2015 से। फ़र्स्ट टाइम गया था टर्की। तो वहाँ से मैं एक बैकपैकर बना और सीखना शुरू किया। मैंने अब तक कोई 41 कंट्रीज़ विज़िट की हैं और बड़ा एग्रेसिव ट्रैवल किया है। मैंने जो भी दुनिया देखी उसमें जो यूरोपियंस हैं उनसे मैं मुतासिर हूँ, जो उनका स्टाइल है ट्रैवलिंग का। तो मैंने कोशिश की कि उनकी तरह ट्रैवल करूं। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं एज अ बैक पैकर निकलूं, एक तो मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूं ताकि मेरे साथ कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर या मेरे बच्चे वो ना हों। उसकी वजह ये होती है कि उसमें आप मेरे पास बेसिकली यूरोपियंस तो निकलते हैं 6 महीना साल के लिए, लंबा निकलते हैं, उनके हालात डिफरेंट हैं। और मेरा चूँकि यहाँ छोटा सा एक बिज़नेस भी है, फैमिली भी है, तो मैं ज़्यादातर 15 से 20 दिन से ज़्यादा मैं निकलता नहीं हूँ। उसमें फिर मेरे पास कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर लूँ। तो उसके लिए अगर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है या फैमिली मेम्बर है तो फिर डेफिनेटली उनके भी कुछ ख़यालात हैं और उनके भी कुछ शौक़ हैं। तो उसमें फिर आपके जो अपने टारगेट्स हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से दुनिया में सोलो ट्रैवलिंग की जाती है। अच्छा खुर्रम, अभी आपने बैल्कन कंट्रीज़ को विज़िट किया है। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि हमारे जो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स हैं वो इस रूट पे कम सफ़र करते हैं। तो इसकी क्या वजह है आपके ख़्याल में, और आपके सफ़र करने की क्या वजह है? सफदर भाई, बात यह है कि बैल्कन्स ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं जाते कि हमारी कंट्री में हमारे जो लोग हैं वो आम तौर पर हमारे यहाँ भेड़ चाल है, यानी जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो करते हैं। बैल्कन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है। दूसरा, हमारे लोगों की कोशिश ये होती है कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमारे रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, ताकि हमें रहने का मसला नहीं हो और हमारे अखराजात कम से कम हों और हमें कोई गाइड करने वाला हो। हमारे लोगों में थोड़ा सा, जो मेरा ख्याल है, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस वजह से वहाँ का रुख नहीं करते। मैंने जो बैल्कन्स का रुख किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने जितनी कंट्रियाँ अभी देख ली थी और ये बैल्कन कंट्रियाँ जो हैं अभी बाकी थी। तो एक तो इसकी ये वजह थी। दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि मेरे पास खुशनसीबी से यूएस का वीज़ा था जो कि वैलिड था और मेरी मालूमात थी कि ये जो यूएस का वीज़ा है इस पे मैं ये 6-7 कंट्रियाँ बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन के, बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं ये विज़िट कर सकता हूँ।
तो हमारा एक ग्रुप है बैकपैकर्स का, उसमें एक दो लोग हैं जिन्होंने ये सफ़र किया हुआ था, तो उनसे भी मैंने रिकन्फर्म किया। मुझे ये भी मालूम था कि ये यूरोप में आता है, मगर ये कंट्रीज़ शेंजन के बनिस्बत सस्ती हैं। तो एज अ बजट ट्रैवलर ये मुझे इसमें इंटरेस्ट था। दूसरा ये है कि ये जो ख़ित्ता है ये माजी में इसे कहते थे किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया। तो मैं इस किंगडम को भी देखना चाहता था, और मेरी मालूमात थी जो मैंने पढ़ा था कि इधर ऑटोमन का भी गलबा रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से सबसे सस्ती एयरलाइन जाती है पेगासस एयरलाइन, तो वो मैंने उसको सिलेक्ट करके और मैं यहाँ से बोस्निया का, सबसे पहले बोस्निया का रुख किया था। वहाँ का जो कैपिटल सिटी है उसको बोलते हैं सरायेवो। तो मैं वहाँ सरायेवो लैंड किया था और तकरीबन मैं वहाँ पे था कोई 4 रात मैंने वहाँ गुजारी थी ताकि मैं सरायेवो को एक्सप्लोर करूं। बोस्निया का सफ़र किया, इसका आपने टिकट पेगासस से कितने का उस वक्त लिया था? क्योंकि ये एक हर ट्रैवलर की ख्वाहिश ये होती है कि उसको ये पता चल सके कि अखराजात का तखमीना किस तरह से वो लगाए। वो मैंने अपने जाने से 2 महीना पहले टिकट बुक कराई थी और मुझे 72,000 रुपीज़ की बोस्निया की कराची से सरायेवो रिटर्न टिकट 72,000 में मैंने बुक की थी। और फिर मैं जब वहाँ पहुँचा था तो तकरीबन 4 रातें मैंने वहाँ गुजारी। वहाँ देखने का बोस्निया में बहुत कुछ है। अगर किसी को नेचर देखनी हो तो बोस्निया जो है वो मतलब अमेजिंग है। उसके जो जंगलात हैं, उसकी लेक्स हैं, उसके वाटरफॉल्स हैं, वो बहुत अमेजिंग है। वहाँ से फिर मैंने सारा सफ़र बाय रोड किया। वहाँ से मैं निकला था मोंटीनेग्रो, एक कंट्री है। अच्छा, ये भी बता दूँ कि बोस्निया जो है वो है मुस्लिम कंट्री, मगर उनका जो रहन सहन है वो ऑलमोस्ट यूरोप है, और लोग भी उनके खूबसूरत हैं जैसे यूरोपियंस होते हैं, और बहुत सफाई पसंद लोग हैं। वहाँ से फिर मैंने ट्रैवल किया था मोंटीनेग्रो, एक कंट्री है, ये क्रिश्चियन कंट्री है और बहुत खूबसूरत है, जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड। तो उसका कैपिटल है, उसको कहते हैं पोडगोरिसा। तो वो वहाँ से कोई 6 से 7 घंटे का सफ़र है। और अगर किसी को लैंडस्केप्स देखने का शौक़ हो तो वो हरियाली, वो पहाड़ और बीच में जो झीलें आती हैं, वो अमेजिंग सफ़र है, अमेजिंग जर्नी है, ज़िंदगी में एक बार करनी चाहिए। तो चूँकि 6-7 घंटे का सफ़र है, आरामदेह सफ़र है, ये रेकमेंड करूँगा कि वो बाय बस वो जर्नी करे ताकि वो इन्जॉय करे। ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है, मेरा जो ख्याल है कोई 2 से 2,500 रुपये का टिकट आपको पाकिस्तानी पड़ता है। फिर अगर आप मोंटीनेग्रो में, मैं 3 दिन था, अगर मोंटीनेग्रो में आप 3 दिन हैं तो वो छोटी सी सिटी है, आप उसको 1 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 दिन और हों तो वहाँ से आप उनके एक कोस्टल एक सिटी है छोटी सी, उसको बोलते हैं BUDVA, बडवा। और वो दुनिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे आती है क्योंकि वो कोस्टल उनकी सिटी है और बहुत खूबसूरत है। और उससे फिर कोई तकरीबन ये पोडगोरिसा से लगभग कोई 2-2.5 घंटे के फासले पे है। और उसके बाद फिर उससे मज़ीद 1.5 घंटे पे एक सिटी है, उसको कहते हैं कोटोर। वो कोटोर का ओल्ड टाउन 1200 साल पुराना एक ओल्ड टाउन है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद जो है मैं वहाँ से निकला था अल्बानिया के लिए। तो अल्बानिया जो है ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी यूरोप का हिस्सा है, और इस कंट्री को जो हेल्प करता है शेंजन में वो इटली हेल्प करता है। तो इटली का वहाँ पर बहुत असर व रसूख पाया जाता है, और वहाँ से फेरी भी चलती है कि अगर किसी को इटली जाना हो तो वो बाय फेरी भी इटली जा सकता है। अच्छा, तो वो भी वहाँ से कोई मेरा ख्याल है ऐसे ही लगभग 5-6 घंटे की बस है। और अल्बानिया जो है, इन सारे जो बैल्कन्स मैंने 6 कंट्रियाँ की थी, इसमें अल्बानिया सबसे सस्ता है। और अल्बानिया में उनका जो ओल्ड टाउन है वो बहुत खूबसूरत है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। और अगर किसी को वहाँ पे रेजिडेंसी लेनी हो तो इन 6 मुल्कों में वहाँ की रेजिडेंसी लेना भी बहुत आसान है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़। मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सस्ता महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ। कुछ चीज़ें पाकिस्तान से भी मुझे सस्ती मालूम हुई।
वहाँ पे जो मैं हॉस्टल्स में था तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई 7 से 8 डॉलर में आपको रिहाइश मिल जाती है, जो कि नहायत ही साफ़ सुथरी होती है। अच्छा। हाँ, और उधर आप काउच सर्फिंग भी कर सकते हैं, मगर उस वक्त जिस टाइम में मैं गया था तो शायद कोविड की वजह से नया नया खुला था तो लोग अवॉइड कर रहे थे काउच सर्फिंग को। Right. मगर विद द टाइम पासिस मैं समझता हूँ कि वहाँ पर काउच सर्फिंग भी अवेलेबल है, लोग जानते हैं। अच्छा, तो हॉस्टल जो है वहाँ पे वो 7 से 8 डॉलर में मिल जाता है और कि बहुत साफ़ सुथरा होता है। और जो आपके हॉस्टल के पास जो सुपर स्टोर्स हैं जहाँ से आप अपने लिए नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना आप अपना बना सकते हैं, वो ग्रॉसरी बहुत सस्ती है। अच्छा। इसके साथ साथ जो वहाँ के बस के किराए हैं वो बहुत सस्ते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पाकिस्तानी लगभग 40 रुपए का किराया है, जो कि उनकी जो बसें हैं साफ़ सुथरी एयर कंडीशनड हैं। तो ये हो गया। और जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी आप जाते हैं तो वो मैं गया था, एक उनकी कोस्टल सिटी थी, मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है। वो जो सिटी थी वो भी जो आप बस लेंगे वो भी बहुत सस्ती है, लगभग 200-300 रुपये में आप दूसरे शहर जा सकते हैं। ओवरऑल अल्बानिया मेरा बहुत अच्छा रहा। अल्बानिया से फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मुझे बेसिकली जाना था, एक कंट्री है नॉर्थ मैसिडोनिया। तो अल्बानिया से नॉर्थ मैसिडोनिया के 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट है और एक है वाया कोसोवो। वाया कोसोवो। जी ठीक। तो अब जो हमारा ग्रुप था बैकपैकर्स का, मैंने उनसे भी मशवरा किया था क्योंकि इंटरनेट पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अब तक हमारे यहाँ ग्रुप जो है बैकपैकर्स का, वहाँ अभी तक कोसोवो कोई नहीं गया है। तो इंटरनेट पे भी नहीं थी कि आप अमेरिकन वीज़े पे वहाँ जा सकते हैं। लिहाजा मैंने अपने जो दोस्त थे ग्रुप में उनसे मुशावरत की कि क्या ये पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मगर मैं जब बस स्टेशन गया वहाँ मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जब आप इतनी कंट्रियाँ घूम रहे हैं यूएस वीज़े पे तो डेफिनेटली, चूँकि ये बैल्कन्स हैं और इनके रूल मिलते जुलते हैं, तो ये आपको यूएस वीज़े पे अलाउ करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने वो वाला रूट लिया जो वाया कोसोवो था। तो जब मैं वहाँ से निकला तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने एक दिन पहले टिकट बुक करा ली थी, वो भी टिकट महंगी नहीं थी, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये की टिकट थी। तो जब मैंने टिकट बुक करा ली एक दिन पहले, अगले दिन जब मैं गया तो उन्होंने बताया मुझे, उन ऑफिस वालों ने, कि हमने आपकी खातिर जो बॉर्डर पुलिस है हमने कॉल किए और उनसे पूछा है कि एक साहब हैं पाकिस्तान से, यूएस वीज़े पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो उन्होंने कहा वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं मुतमईन था और वही हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे स्टैंपिंग कर दी और मैं इजीली प्रिस्टीना कोसोवो में दाखिल हो गया। फिर वहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा बहुत टाइम गुजार के, और मेरी जो मंजिल थी वो नॉर्थ मैसिडोनिया में उनकी कैपिटल सिटी है, उसको वो लोग प्रोनाउंस करते हैं स्कोपिया। मुझे स्कोपिया जाना था तो फिर मैं वहाँ स्कोपिया पहुँच गया। स्कोपिया जो नॉर्थ मैसिडोनिया है ये क्रिश्चियन कंट्री है और यहाँ पे सर्दी थोड़ी सी इन मुल्कों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कम लोग हैं और बहुत ही पीसफुल लोग हैं। यहाँ पर भी देखने का बहुत कुछ है। इसका जो सिटी सेंटर है स्कोपिया, इसको सिटी ऑफ स्टैचूज़ भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ आप जिधर भी ट्रैवल करेंगे तो आपके चारों इतराफ में स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ हैं और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ पर मैं तकरीबन 2 दिन था मैसिडोनिया में और मैसिडोनिया से फिर मैं निकला था सर्बिया के लिए। सर्बिया का जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है। ये भी क्रिश्चियन कंट्री है, मगर इनके जो रहन सहन हैं, इनके जो लोग हैं वो तकरीबन बैल्कन जैसी उनके चेहरे हैं और उनका लिबास और जो कंट्री है ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। और सर्बिया में मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी क्योंकि उधर बिल्डिंग्स जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पास बसों का नेटवर्क ज़बरदस्त है, उनके पास ट्रेन्स भी हैं, उनके पास ट्राम्स भी हैं। ट्राम्स आपको 60s की भी ट्राम्स मिलेंगी और लेटेस्ट ट्राम्स भी मिलेंगी। अच्छा। तो ये बहुत खूबसूरती है, देखने की चीज़ है। तो यहाँ पर भी देखने का बहुत कुछ है, ज़बरदस्त किले हैं, ज़बरदस्त इनका सिटी सेंटर है, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इधर भी जो हॉस्टल्स हैं वो लगभग 8-9 डॉलर में आपको मिल जाता है, साफ़ सुथरा। तो यहाँ से फिर आपके पास अगर टाइम हो तो एक सिटी है इसके बिल्कुल करीब में, जैसे कराची से हैदराबाद है वैसे उनके पास एक सिटी है, उसको बोलते हैं नोवी सैड।
वो आप फास्ट ट्रेन पे वहाँ जा सकते हैं। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट में वो 150 किलोमीटर सफ़र करती है। नोवी सैड की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा 19 दिन में 6 कंट्रीज़ थी बैल्कन्स की, जो कि मेरा इसमें ख़र्चा बहुत कम आया। लगभग आप समझ लीजिए कि इसमें मेरा ख़र्चा, जिसमें मेरी होटलिंग थी, मेरा सारा बसों के अखराजात थे, मेरा खाना पीना था और छोटी मोटी शॉपिंग, तो ये लगभग मेरा ख़र्चा कोई $500 के अंदर ये 6 कंट्रियाँ, जिसमें तकरीबन 10 से 12 शहर और ओवरऑल एक्सपेंस ये था। इसमें मैं चाहता तो मैं थोड़ा और कट डाउन कर सकता था। तो अगर आप वो शॉपिंग भी नहीं करें तो ये मैं समझता हूँ कि $400 में मुमकिन है। आपने बताया कि आप यूएस वीज़े पे आपने ये बैल्कन कंट्रीज़ को विज़िट किया। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आपके पास शेंजन वीज़ा हो और आप बैल्कन ममालिक को विज़िट कर सकें? जी सफदर भाई, बिल्कुल। अगर आपके पास शेंजन का वैलिड वीज़ा हो और आपने एक दफ़ा सपोज़ आपने वीज़ा लिया है जर्मनी से, तो आप पाकिस्तान से पहले जर्मनी विज़िट कीजिए। जब आपके पास जर्मनी की एंट्री लग जाए तो जितने दिन आपके पास बाकी हैं आप उसमें इन ममालिक का रुख कर सकते हैं, वो आपको हैप्पीली वेलकम करेंगे। ये थी खुर्रम मलिक से मुलाकात। इजाज़त चाहता हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।